ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त प्राइम एजेंडा का है। सियासत की पोटली में मुद्दों की भरमार है। एक की गूंज खत्म होती नहीं कि दूसरा निकलकर सामने आ जाता है। जेएनयू का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि इशरत के मुद्दे ने देश को झकझोर कर रख दिया है। बहस आगे चली तो नियम और परंपरा के मुताबिक आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। बीजेपी पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम के रवैये को लेकर हमलावर है और कांग्रेस पार्टी से जवाब मांग रही है, तो कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने नेता के साथ खड़ी है। बीजेपी जीके पिल्लई और वीआरएस मणि के खुलासों के बाद कांग्रेस आरोप का जवाब आरोप से दे रही है। संसद का बजट सत्र चल रहा है, कामकाज कम और शोर शराबा ज्यादा हो रहा है। दोनों ही सदनों में आज जबरदस्त हंगामा दिखाई दिया। राज्यसभा में कांग्रेस और एआईएडीएमके के सदस्यों ने हंगामा किया, तो लोकसभा में जेएनयू और रोहित वेमुला के मुद्दे पर हंगामा चलता रहा। खास बात आज ये रही कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष सांसद राहुल गांधी का संबोधन हुआ। चिर परिचित शैली में राहुल ने मोदी सरकार को घेरा, तंज कसे। हालांकि राहुल का भाषण खत्म होते होते वो खुद घिरने लगे, जैसा कि ज्यादातर बार होता है। राहुल ने मोदी की योजनाओं का मजाक उड़ाया और काले धन की वापसी पर व्यंग करते हुए कहा कि यह फेयर एंड लवली योजना है। बहरहाल शाम होते होते यह खबर भी आ गई कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया को जमानत मिल गई है। अब माना यह जा रहा है कि सियासत थोड़ा और खुलकर होगी। खैर, हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। सवाल यह है कि संसद में कामकाज कब होगा, क्योंकि बजट सत्र जैसा महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए इशरत जहां का सहारा लिया? क्या जीके पिल्लई और वीआरएस मणि के खुलासों की टाइमिंग को लेकर सवाल होने चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार मनमोहन सरकार के पद चिन्हों पर ही चल रही है? इन्हीं सवालों और इन्हीं मुद्दों पर है हमारा आज का प्राइम एजेंडा। तो संसद में कामकाज कम और राजनीतिक शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण सत्र में बाकी सारी चीजों को छोड़कर जेएनयू का मसला उठ रहा है, रोहित वेमुला का मामला संसद से लेकर सड़क तक है। इसके अलावा दूसरे कई और मुद्दे हैं जिनकी गूंज दिखाई और सुनाई दे रही है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो कि जनता के हित का काम। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से हम परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ महिला नेता, पूर्व सांसद सत्या बहन आज स्टूडियो में है। सत्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सैयद अफजल अब्बास साहब हैं। अब्बास साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल हम सत्या जी आपके पास लेकर आ रहे हैं। सब क्या हो रहा है पार्लियामेंट में? बजट सत्र जैसा महत्वपूर्ण सत्र बिल्कुल किनारे है और उन्हीं राजनीतिक मुद्दों का शोर ज्यादा है जिनका हित या जिनका फायदा पार्टी को होता है। ऐसा क्यों है मैम? देखिए, ऐसा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी इनकी सिद्धांत है, स्वभाव है। इनके पास कोई अभी मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा एजेंडा भी नहीं है जो जनता को वायदे या जो कुछ इन्होंने किया था जनता के सामने वो दिखाने के लिए किया हो, उसके बारे में कुछ कह सकें। तो इनके पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इशरत जहां का मामला जो है इन्होंने इस तरह से उछाला है, तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसको पार्लियामेंट जैसी जगह पर इतना ज्यादा शोर शराबा मचा के और दूसरे मुद्दों को गौण करके और इसको सामने लाया जाए। दूसरी बात, ये तो विश्वसनीयता कतई नहीं है इन लोगों की जिन्होंने इस बात को, जिनके सहारे इन्होंने मिस्टर मणि और पिल्लई के सहारे किया है, क्योंकि अभी तक ये कहां थे? अभी तक इनको आगे आना। सत्या जी, विश्वसनीयता नहीं है इसलिए कि ये मामला आपके खिलाफ जा रहा है, इसलिए कि आपकी सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है? क्या सिर्फ इसलिए हम नकार दें इनकी विश्वसनीयता को? सत्या जी, बिल्कुल नहीं। हमारी सरकार इनके कटघरे में खड़े करने से नहीं हो सकती।
देखिए ऐसा है, ये तो जांच का विषय है। ये मामला जो है इशरत जहां का सुप्रीम कोर्ट के में है, तो इस मामले को इन्होंने करके और कांग्रेस को गलत तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं घेर पाएंगे। और हमारा तो सीधा सवाल, देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जिस पर भी चर्चा चल रही है, और बजट जैसा महत्वपूर्ण विषय जिस पर देश को चलाना होता है, और उसमें पूरी तरह से बजट में भी, खैर मैं इस मुद्दे पे नहीं जाऊंगी, लेकिन बजट का जो इन्होंने किया है, बजट जो प्रस्तुत किया है, उसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये सही नहीं है कि इशरत जहां का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक नफे नुकसान के लिए किया है। दूसरी डिबेट अभी छोड़ दीजिए कि वो आतंकी थी या नहीं थी, हेडली क्या कह रहा है, उसकी बात को हमारी एजेंसियां कितना माने, कितनी तवज्जो दें, उसका एनकाउंटर फर्जी था या नहीं था, हम बिल्कुल अभी उसको नहीं छेड़ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो आरोप लग रहा है बीजेपी के द्वारा आप लोगों पर कि साहब आप लोग समय समय पर अपने राजनीतिक हित के तहत चीजों को तय करते रहे हैं, और ये जो एफिडेविट चेंज हुआ, ये जो दूसरा एफिडेविट दिया गया, ये भी उसी का एक नतीजा था। क्या ये सही है या नहीं है? देखिए, और अगर नहीं सही है, जो कि आप कहेंगे जवाब में, तो फिर एफिडेविट बदलने की जरूरत क्या थी? देखिए एफिडेविट कब बदला गया, किसने बदला, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी आरोप एफिडेविट बदला गया, ये तो चिदम्बरम साहब स्वीकार कर चुके हैं। ठीक है, जो ये तो चिदम्बरम साहब पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और ये कहते हुए कि साहब पिल्लई साहब भी हमारे मातहत थे, हम एक साथ काम कर रहे थे, वो भी इस बात की जिम्मेदारी ले। एफिडेविट तो बदला गया, ये बिल्कुल सही, और वो ये भी कह रहे हैं कि एकदम सही बदला गया। लेकिन क्यों बदला गया, सवाल ये है, क्या सिर्फ मंशा ये थी कि किसी भी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए, उनकी छवि, उनकी इमेज को धक्का पहुंचाया जाए? देखिए इस मामले में स्पष्ट कहना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, ये गृह मंत्री थे। इन दोनों ने मिलकर के जो जिस तरह का कहर ढाया था वहां गुजरात में, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया में हमारी बदनामी भी हुई है। जिस तरह से उन्होंने कत्लेआम किया था, तो हम राजभर जी से पूछ लेंगे। मेरा मतलब ये हरिनारायण राजभर, तब हो जब इनकी हरिनारायण राजभर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सारे सवाल हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या कहर ढाया, कैसे ढाया। वो जो ये बात कहते हैं कि साहब तत्कालीन मुख्यमंत्री की जान को खतरा था और इस तरह से ये एलटीटी, इस लश्कर तैयबा का ये लोग हिस्सा थे और आए थे, सब पूछ। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो घिर रही है ना, किस राजनीतिक मंशा के तहत उस एफिडेविट को चेंज करने की जरूरत पड़ी, ये बताइए। गृह मंत्री से लेकर, पूर्व गृह मंत्री से लेकर आप तक इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिल रहा है। ऐसी कौन सी वजह हो गई थी, क्या बात छूट गई थी पहले एफिडेविट में जिसे आपको दूसरे एफिडेविट में लिखना पड़ा, देना पड़ा? देखिए ऐसा है, कई बार होता है, जो एक रिपोर्ट होती है इसके बाद में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी आती है, जो आईपीसी की धाराओं में होती है, जो पहले जो मुद्दे छूट जाते हैं, रह जाते हैं, उसमें हर एक, ये तो कोई ऐसा इशरत जहां का मामला था इन्होंने इस तरह से बना लिया, उसके सारे ये राजनीति उस वक्त आपने बनाया था। देखिए नहीं, उस वक्त आपने अपने राजनीतिक हथियार के तौर पर इसे इस्तेमाल किया था, और अगर आज ये कर भी रहे हैं तो ये रास्ता भी आपने दिखाया है। लेकिन पहले तो आपकी मंशा पर सवाल खड़ा हो रहा है ना सत्या जी? नहीं, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। देखिए उस वक्त आवश्यकता जिस बात की होगी, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट हमेशा होती है, और जो उस वक्त सही समझा गया होगा, जो रिपोर्ट के आधार पर सही समझा गया। लेकिन मैं इस बात को उठाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तरह के लोग जिस तरह से पुराने नौकरशाहों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मणि का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे पिल्लई का इस्तेमाल कर रहे हो, तो तभी कर पा रहे हैं ना जब आपकी पॉलिसी या सोच में कोई झोल था। बिल्कुल। भाई सवाल ये कि अगर एफिडेविट नहीं बदला गया होता तो पिल्लई साहब क्या बताते? तो अगर बीआरएस मणि साहब को टॉर्चर नहीं किया गया होता, जिस बात का वो खुलासा कर रहे हैं, और भी कई गंभीर आरोप जो रविशंकर प्रसाद ने जिन बात का जिक्र किया, मणि साहब ने खुद मीडिया के सामने आके बात की, अगर उनके साथ वो नहीं हुआ होता तो क्या बताते? प्रश्न ये है। देखिए ऐसा है, उस वक्त हुआ था और आज बता रहे हैं, ये बात तो उसी वक्त इनको बताना चाहिए था। अगर सच में ईमानदार होते तो उस वक्त जब इनको टॉर्चर किया था तब क्यों नहीं बताया था, तब क्यों चुप रहे थे? अब तो समय भी आवश्यकता के अनुसार और अपने अनुकूल जो समय पाते हैं उस पर इस तरह के फालतू के खुलासे किए जा रहे हैं। और जो हर राजनीतिक दल पर लागू है, उनका आपका समय तब अनुकूल था, उनका समय अब अनुकूल है, तब आप उसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। आज
वो राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? सत्या जी, जो नौकरशाह इतने दिनों से चुप थे, मैं कहती हूँ उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल जीरो है, क्योंकि अगर सच्चे सिर्फ इसलिए कि वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जा रही है, आपके पूर्व गृह मंत्री और बड़े नेता को कटघरे में खड़ा कर रही है, सिर्फ इसलिए उनकी विश्वसनीयता को क्वेश्चन मार्क कर दिया जाए? मैम बिल्कुल नहीं, इनको समय के अनुसार जब इनके साथ जो घटना हुई थी उस वक्त ही इनको आना चाहिए था, तो सारे देश की जनता इनकी वाहवाही करती, इनकी ईमानदारी पे को विश्वसनीयता जाहिर पर सवाल उठ रहा है। लेकिन अब बिल्कुल अब ये अपने समय अनुसार इनको अडानी के यहाँ एक को उनके कर्मचारी है तो वो तो उन्हीं के अनुकूल बोलेंगे, वो बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं कि वो समय के अनुसार राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्या जी, राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सांसद हैं, मऊ से चुनकर आते हैं और पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हम राजभर जी के पास जाएं इससे पहले हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के सैयद अफजल अब्बास साहब स्टूडियो में हैं। अब्बास साहब, अब थोड़ी झिझक या एक तरह की शर्म का एहसास होता है क्या, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं इशरत जहां को लेकर? क्योंकि जब से इशरत जहां का जिन बोतल से बाहर आया है, जेडीयू से एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो जो उस वक्त पॉलिटिकल फायदे के लिए आप लोग नारे लगाते थे, इशरत को बिहार की बेटी बताते थे, क्या वो प्राइड आज भी बचा है या फिर अब बगल अगल का रास्ता देख रहे हैं? जी, सबसे बड़ी बात है कि इशरत कल भी बिहार की बेटी थी, आज भी है। मैं भी बिहार करने वाला हूँ, बिहार में पैदा हो तो बिहारी कहलाऊंगा ही, ये कोई नई बात नहीं है। जब मेरा कैरेक्टर आतंकवादी बन जाए, लेकिन मौजूदा सरकार कह रही है कि वो आतंकवादी थी। नहीं, मैं उसी आप ही के मुद्दे पे आ रहा हूँ कि मैं जहाँ मैं इंडियन हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, आतंकवादी हूँ, मैं इंडियन हूँ। वो बिहार की पैदा, बिहार की बेटी थी, बिहार की बेटी है। इसमें कोई इसको तोड़ मोड़ करके बात करने की जरूरत नहीं है। मुद्दा सिर्फ यहाँ क्या इशरत जहाँ का इनकाउंटर फेक था या सही था? जब उसमें अहमदाबाद के कोर्ट ने और फिर उसके बाद से हाई कोर्ट ने भी ये उस वक्त कह दिया था कि इशरत का जो काउंटर होता है वो फेक काउंटर था, तो बहस इस पे होनी चाहिए थी। हाँ, ये मुद्दा जो आज पार्लियामेंट में उठाया गया है और कि वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में यूपीए 2 में एफिडेविट बदला जाता है, चिदम्बरम साहब ये जवाब दूसरा हलफनामा देते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस को हटाया जाता है। जेडीयू इसके साथ है या खिलाफ है? जेडीयू इसके साथ रहने या न रहने का सवाल इस पर नहीं है। सवाल ये बात है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, कब क्या जरूरत थी, क्या रिपोर्ट है, वो जेडीयू नहीं बता सकती। लेकिन ये कि ऐसे मौके पर जब पार्लियामेंट चल रहा है, देखिए बीजेपी की जब से 2 साल के अंदर की जो हालात देखेंगे, जब कोई सीरियस टॉपिक आता है या सीरियस बहस के देश को बताने की जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई ऐसा शगुफा छुड़ाता है कि माइंड डाइवर्ट हो। आज मैं आपके स्टूडियो आने से पहले टीवी चैनल पर देखा कि आपके वो कर्नाटक के एमपी, बीजेपी के एमपी ने कहा कि इस्लाम को खत्म करेंगे तभी आतंकवाद खत्म होगा। अनंत गीते के बयान का जिक्र कर रहा है। अभी की बात है। कल आपके जो केंद्रीय मंत्री और एचआरडी मिनिस्टर वो आगरा में जाके कहते हैं कि कत्लेआम की बात करते हैं, हथियार उठा लो। तो कहीं ना कहीं ये बेलगाम है, इनको बोलने में कोई कोताही नहीं है, और जब दिल में आएगा जो चाहे बोल देंगे और देश को दिग्भ्रमित करते हैं। और सर मैं समझता हूं कि इशरत जहां का कि ये उठा के देश को के आने वाले चुनाव को पोलराइज करने की एक साजिश है, जो मेरे समझ में आता है। राजभर साहब से हम जवाब लेंगे, लेकिन ये बताइए अब्बास साहब कि आज भी आप उसी प्राइड के साथ इशरत जहां के साथ खड़े हैं या अब नहीं या अब थोड़ी तब्दीली आ गई? हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं उस वक्त एनकाउंटर फर्जी था या नहीं था, इस पर अदालतें फैसला दे चुकी हैं। लेकिन यह भी इस देश के लिए बड़ा मुद्दा है कि जिस महिला के, जिस लड़की के पक्ष में देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल बोलते हैं, अगर ये जांच में साबित हो या ये बात निकल कर आए कि वो आतंकवादी थी, तब उनका स्टैंड क्या होता है? इस बात का जवाब अगर वो आतंकवादी है तो आतंकवादी नजरिए से देखेंगे, लेकिन अभी तक तो आतंकवादी आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, ये साबित तो नहीं हो पाया। सरकार कह रही है, सरकार, देश के होम मिनिस्टर कह रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर, देश का जज भी तो कह रहा है कि वो फेक इनकाउंटर था, आतंकवादी नहीं थी। ये भी तो कहा गया, देश का आपके अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने भी कहा था कि ये फेक इनकाउंटर है, कोर्ट ने भी कहा था। देखिए, हालात के एतबार से अपने मुफाद के लिए बीजेपी जो हथकंडा अपना चाहती है अपना रही है, और उसको अभी नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव
और वेस्ट बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, ये लाख लाख कोशिश करें कि हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए इशरत जहां का हो, या फिर घर वापसी की बात हो, या फिर आदित्य योगी आज हम इशरत जहां पर रहते हैं, कोई घर वापसी नहीं, कोई लफ्ज जिहाद नहीं, कोई मुजफ्फरनगर नहीं, इसी तरह के बयान देके एक पोलराइजेशन की जो सोच इनकी है उसका सबक बिहार की जनता ने दिखा दिया। आप ये तो देखिए कि इनके इस स्टैंड के पीछे जीके पिल्लई और वीआरएस मणि जैसे ब्यूरोक्रेट से इंटरव्यू है। वही तो मैं अब आप ये कह रहे हैं कि उनका सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूं कि आज 6 साल के बाद से जीके पिल्लई की जबान क्यों खुल रही है। राजभर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजभर साहब, आपको आवाज मिल रही है? उस वक्त क्यों नहीं बोले? आपको अगर आवाज मिल रही है तो सर ये बताइए। आर.के. सिंह होम मिनिस्टर थे, ठीक है, होम सेक्रेटरी थे। राजभर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि जीके पिल्लई या फिर वीआरएस मणि आज जो खुलासे कर रहे हैं और जिन खुलासों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पार्टी के नेता खड़े हैं, उनकी टाइमिंग ये क्यों है? यहां अब्बास साहब और सत्या जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि साहब वो 6 वर्षों से कहां थे? क्या वो इंतजार कर रहे थे? ये इशरत जहां आज आईसीआई एजेंट थी, हेडली के बयान से स्पष्ट हो गया है। सीबीआई के अधिकारी को गलत तरीके से यह बयान देने को बोला गया था। पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री ने होम सेक्रेटरी से खुद को लेकर इस तरह से बात रखेंगे तो फिर बात में वो वजन नहीं आएगा सर, जिस वजन के लिए आप जाने जाते हैं। एक सवाल का, अगर आप इस तरीके से बात रखेंगे तो उसमें वो कन्विक्शन नहीं आ पाएगा। मेरे सवाल का जवाब सांसद साहब दे दे आप कि हेडली की बात को मैं मान लेता हूँ। कल पाकिस्तान से अजहर महमूद ने कहे वो आतंकवादी है, तो उसकी बात को मान लेंगे आप? शाह और नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश खुद ही बदनाम है। अच्छा काम किया। देखिए जहां आईसीआई की एजेंट है, तो उस वक्त का पूरा इतिहास इनका खून से रंगा पड़ा है। सारी हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया जानती है इस बात को। जबकि इनके खुद के प्रधानमंत्री जी ने इनको नसीहत दी थी कि राजधर्म निभाना चाहिए। लेकिन मैम उसके बाद अदालतों के फैसले भी आए इसी देश में। जिन चीजों का आप जिक्र कर रही हैं उसके बाद अदालतों के फैसले भी आए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी का मामला हो, एक मुख्यमंत्री रहते हुए जो कुछ हुआ, या फिर अमित शाह का मामला। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार अनुराग वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि इशरत जहां के मामले में कितना मुद्दा है और कितनी राजनीति है। दरअसल दोनों सुविधा के पॉइंट हैं। कांग्रेस पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल जैसे जेडीयू, वो इस बात को पकड़ रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वो आतंकवादी थी या नहीं थी, लेकिन उसका एनकाउंटर फर्जी था। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि उसका एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो आतंकवादी थी। अपनी अपनी सुविधा की सियासत। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के उस पार जरा राहुल गांधी पर भी चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने आज क्यों कहा कि यह सरकार फेयर एंड लवली की सरकार है। तुरंत लौट रहे हैं।